नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है। 1984 में कानपुर में हुए सिख मुखालिफ फसादात की जांच के लिए उत्तर प्रदेश हुकूमत ने खुसूसी तहकीकाती टीम तश्कील दी है, जिसकी रिपोर्ट 6 महीने में दाखिल करने को कहा गया है। वहीं उत्तर प्रदेश हुकूमत ने मुजफ्फरनगर फसादात से जुड़े 38 केसों को वापस लेने की सिफारिश की है। इन मामलात में 100 से ज्यादा अफराद के नाम हैं। आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं दोनों मौज़ूआत पर बात करेंगे। उन्नीस 1984 में कानपुर में हुए सिख मुखालिफ फसादात की जांच के लिए उत्तर प्रदेश हुकूमत ने खुसूसी तहकीकाती टीम तश्कील दी है। उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड डीजीपी अतुल की सरबराही में 4 रुकनी टीम 6 महीनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। ये टीम फसादात की वजूहात के अलावा निचली अदालत से बरी किए गए मुलजमीन के मामलों का जायजा भी लेगी। 1984 में कानपुर में हुए फसादात में 125 अफराद हलाक हुए थे। वहीं उत्तर प्रदेश हुकूमत ने मुजफ्फरनगर फसादात से जुड़े 38 केसों में वापस लेने की सिफारिश की है। इन मामलात में 100 से ज्यादा अफराद के नाम हैं। इनके खिलाफ डकैती, लूट, आगजनी, इबादतगाहों को नुकसान पहुंचाने और मजहबी जज्बात को मजरूह करने जैसे संगीन इल्जामात हैं। ये सिफारिशी नोट सेक्रेटरी जेपी सिंह और अंडर सेक्रेटरी अरुण राय ने तैयार की है। गुज़िश्ता दिनों ये सिफारिशी नोट मुजफ्फरनगर जिला मजिस्ट्रेट को रवाना की गई है। ख्याल है कि उत्तर प्रदेश हुकूमत ने कमोबेश 119 केसों को वापस लेने के हवाले से राय तलब की है। उस पूरे मामले में बात करने के हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं कमर अली, जो कि बीजेपी लीडर हैं। तारिक कमर लखनऊ से जुड़ रहे हैं, जो कि हमारे नुमाइंदे, और तंजीर अंसार हमारे नुमाइंदे मेरठ से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले कमर अली, आपसे ये सवाल कि आपकी हुकूमत ने 2 बड़े फैसले लिए हैं। एक कानपुर के इशू को उन्होंने उठाया है, दूसरा जो है 1984 में जो कानपुर में हुआ था, और 2003 मुजफ्फरनगर। क्या ये सियासी महरकात पर मबनी है? सन 1984 के जो दंगे हैं, जी, वो दंगे एक सोची समझी साजिश के तहत थे। जी। और क्योंकि मेरा बचपना है, मैंने उसको देखा है सन 1984 में, और देखा और महसूस किया है। वो मंजर सोच के और जहन में जब आता है तो हाथ पैर कांप जाते हैं, और एक अजीब सा एक मंजर सामने नाचने लगता। क्योंकि मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, लखनऊ में भी मैंने बहुत चीजें देखी। बिल्कुल कमर साहब, उस वक्त आपने बताया कि आपका बचपना था। 2013 में तो आपका बचपना नहीं रहा होगा, 2013 भी तो आपने देखा है। जी, नहीं, मैं जी बिल्कुल देखा है। 13 में भी आ जाते हैं। जी अतुल भाई, सॉरी माफ करिएगा आजम, 13 का जो मामला है, आप वो तो एक तो बहुत ही आप समझ लीजिए, बहुत ही आप अगर उसको लेंगे तो आप समझ लीजिए कि सरकार की नाकामियां थी। सरकार जब कहा गया कि एक पंचायत बुला रहे हैं, तो पंचायत जब बुलाई गई, उस पंचायत में सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो इंतजाम करे, लोग पंचायत करें, आए और अपने घर बाखूबी चले जाएं। सरकार की जिम्मेदारी है। तमाम तरह से ऐसे जलसे होते हैं, तमाम तरह से धर्म सभा होती है, तो वो सरकार की जिम्मेदारी होती, लोग जाएंगे और वापस आएंगे। सरकार को ये जिम्मेदारी नहीं निभा पाई, और वहां पे एक सोची समझी साजिश के तहत जो था, आप समझ लीजिए कि वो जो हालात हुए, जो चीज हुई, जिसमें उसने षड्यंत्र किया, जो भी किया, और सरकार की नाकामी ये रही कि दंगे होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके जो भी मंत्री थे, वो सैफई में बैठ के डांस देख रहे थे, और जन्मदिन मनाया जा रहा था, और लाशों पे बैठ के राजनीति करी गई। और उसको आप समझ लीजिए, कोई भी ऐसा बयान उसके पक्ष में नहीं आया। जो लोग मारे गए, जिन लोग घर उजाड़े गए, जो दंगा हुआ, सरकार की नाकामी, और उसके बाद लाशों पे बैठ के उन्होंने डांस को देखा। आप बताइए, उस जमाने के मुख्यमंत्री के क्या ज़मीर था, क्या हुकूमत वो चलाते थे? सिर्फ डांस देखने के लिए, जन्मदिन ही मनाने के लिए उन्होंने जो था क्या सरकार बनाई थी? ये बहुत बड़ा एक आप समझ लीजिए बहुत बड़ा मसला था। इतना बड़ा मसला था कि उन्होंने क्या किया कि एक तबके का इधर से नुकसान पहुंचाया, दूसरे तबके को उस तरह से नुकसान पहुंचाया। उन्होंने दूसरे ही दोनों तबके का
उस सरकार ने नुकसान पहुंचाया। मैं आपको बताऊं, उन्होंने इंसानियत का कत्ल किया, सरकार खुद नहीं चला पाए और उसके बाद कत्ल करने लगे इंसानियत का। वो जब इंसानियत का आप कत्ल करेंगे और डांस देखेंगे बैठ के, तो मुझे लगता है ये मुनासिब नहीं है। हाँ, अब आ जाते हैं उसके जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी राय मांगी गई है। जो लोग निर्दोष फंसाए गए थे, वो किसी भी जाति धर्म के क्यों ना हो, जो भी फंसाए गए थे निर्दोष लोग, उनको हमारी सरकार ने अभी बिल्कुल उनके बारे में मांगा है। क्या डिटेल्स हैं, क्या जानकारी है, बिल्कुल, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी जो फैसला करेंगे, जो फैसला होता है वो डीएम एसएसपी की रिपोर्ट पे होता है। और लोग अपनी बात तो कहते हैं कि ये मुझे यहां पे ये गलत फंसा दिया गया है, ये गलत, क्योंकि तो हिंदुस्तान में अपनी बात रखने का बिल्कुल हक है। और हमारी सरकार जो है उन लोगों की बात को सुन रही है, और सुन के अगर कोई एक्शन ले रही है, अगर कोई कानूनी कार्रवाई अगर उनके खिलाफ गलत हुई है, तो उसके मामले में हमारी सरकार उनके साथ है। यहां पे हम लोग जाति धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। जाति धर्म की राजनीति सापा ने करी और तगड़ी साफ करी कि एक तबके का ऐसे नुकसान किया, एक तबके का ऐसे नुकसान किया। ये मेरे भाई हिंदुस्तान के लिए मुनासिब नहीं था, और ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आपके हाथ में सरकार हो तो आपको बहुत बाखूबी उसको निभाना चाहिए। मैं बता दूं, अयोध्या में धर्मसभा हुई, आप समझ लीजिए, अयोध्या में जो धर्मसभा हुई उसमें बाखूबी हिंदू भाई गए, धर्मसभा करके वापस आए, एक आदमी कहीं कुछ नहीं हुआ। बुलंदशहर में आप देख लीजिए, इस तरह इज्तिमा चल रहा था और उसके अंदर मुसलमान भाई गए, उसके बाद बाखूबी एक इंस्पेक्टर को हमारे शहीद कर दिया गया। आप समझिए, लोगों ने चाल चलने की कोशिश करी, षड्यंत्र करने की कोशिश करी, लेकिन बाखूबी हमारी सरकार ने, एक आदमी का क्या नुकसान हुआ? नहीं हुआ। ना बुलंदशहर में एक आदमी का नुकसान हुआ, ना अयोध्या में हुआ। आज कुंभ भी चल रहा है, तो ये अल्लाह का शुक्र परवरदिगार का है कि हमारी सरकार जो है बिल्कुल आप समझ लीजिए सबके साथ सबके विकास के जड्डे पे चलती है। और जो लोगों ने षड्यंत्र किया था, जो हमारे इंस्पेक्टर को बुलंदशहर में शहीद किया था, आप समझ लीजिए उनकी गिरफ्तारी दोबारा ऐसा ना हो। हमारी सरकार ने सख्त कदम उठाए, हमने बगैर भेदभाव के सबको पकड़ा और बंद किया। इनकी सरकार में भेदभाव होता था, ये वोट सबका लेके आते थे और एक ही शख्स का फायदा करते थे, वो अपने कौम का फायदा करते थे, वोट सबका लेते थे और उसके बाद एक जाति विशेष को ही थानों पे बैठा देते, तहसील में बैठा देते। यहां तक कि आपने देखा जब पीसीएस की नियुक्ति हुई है, तो उस पीसीएस की नियुक्ति में भी एक ही जाति विशेष को किया, अंधेर मचा रखा था। और अंधेर मचाने का आपने रिजल्ट देखा कि कहीं कुछ नहीं संभाल पाए, न नौकरियां संभाल पाए, न किसी को सुरक्षा व्यवस्था दे पाए। बिल्कुल कमर अली साहब, आपको रोकना चाहूंगा, तारिक कमर हमारे साथ जुड़े हैं, जाहिर सी बात है आप सियासी पार्टी से जुड़े हैं, डिफेंड करेंगे। तारिक कमर, जिस तरह के फैसले अभी हुकूमत लेने जा रही है, 1984 की बात करें या 2013 की, सियासी गलियारों में किस नजर से इसको तारिक देखा जा रहा है? क्योंकि आम चुनाव सर पर है और इस तरह के जो फैसले हुकूमत जल्दबाजी में ले रही है या जल्दी ले रही है, किस नजर से इसको देखा जा रहा है? देखिए, सवाल बहुत अहम कर लिया है आजम आपने, और मैं आपको बता दूं कि यही सवाल जो है, इसका पस मंजर भी यही है कि इलेक्शन की आमद के पेश नजर बीजेपी ने अपनी हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर तब्दील कर ली है। फिरका परस्ती की बुनियाद पर सियासत की जा रही है, ऐसे गड़े हुए मुर्दे उखेड़े जा रहे हैं जिसकी बुनियाद पर मजहबी तफरीक पैदा हो, जैसा कि हमारे बीजेपी के अभी लीडर फरमा रहे थे। शायद या तो इनके पास आंकड़े मौजूद नहीं है, या मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शायद मुकम्मल मालूमात नहीं है। आप देखिए पूरे मंजरनामा गुज़िश्ता 1.5 साल से लेकर गुज़िश्ता 4.5 साल तक का, किस अंदाज से अक़लियतों पर निशाना बनाया जा रहा है, अक़लियतों को किस अंदाज से हिकमत अमली पूरी वजह की जा रही है कि फिरका परस्ती की बुनियाद पर एक फासला पैदा हो, इलेक्शन की खुदा हमवार की जा सके, तो ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं वो इस मंजरनामे को बखूबी समझ रहे हैं। वो तारिक कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है, आपके पास दोबारा लौटेंगे। तंजीर हमारे साथ जुड़े, तंजीर जुड़े, उनसे सवाल कर लेते हैं। तंजीर, 2013 मामले में हुकूमत ने एक बड़ा कदम उठाया है, किस तरह से इसको देखा जा रहा है? जी देखिए, जिस तरह से कानपुर में 84 के राइट के एसआईटी गठित करने का मामला हो या फिर 2013 में फसाद का मामला हो, दोनों में ये कहा जा रहा है कि फ़िरका वाराना कशीदगी और तशद्दुद की बुनियाद पर ये फसाद अंजाम दिए गए और इसमें साजिश की गई। लेकिन एक तरफ तो एसआईटी जो है वो तश्कील दी जा रही है और मुलजमीन को कटघरे तक पहुंचाकर उनको सजा दिलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो 2013 का फसाद है, फ़िरका वाराना फसाद, उसमें ये मामले 2017 से ही केस वापसी के शुरू हो गए, जबकि संजीव बालियान ने 131 मामलों को लेकर वजीर आला योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उनके साथ 3 खाप पंचायत के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो भी वहां मौजूद थे और ये मामले वापस लेने की बात की गई, जिनमें से मामले जो हैं
वो सब जो मुल्जिम बनाए गए हैं वो हिंदू हैं। और इसके बाद जो अब 18 केसेस की पहले वापसी के लिए जो है बात की गई और उसके बाद 38 मामलों में अब दोबारा जो है जिला एडमिनिस्ट्रेशन को वो भेजी गई है नोटिस। तो इसके साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं 2019 को पेश नजर रखते हुए और ये चीजें ये पेशरफ्त की जा रही है। 2017 से ही इसकी जो है पूरी कार्रवाई और इसको लेके जो अपनी सियासत है बीजेपी ने वो साफ कर दी थी कि कहीं ना कहीं वेस्ट यूपी में वो इस मुद्दे को लेकर फिर से वापस आएंगे। और जहां तक सवाल केस वापसी का अब है, तो जिस तरह से 38 केस को लेकर अब फिर से ये पेशरफ्त की गई है, कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जाट जो है वो एक बड़ा वोट बैंक है वेस्ट यूपी का। अभी पिछले दिनों में कैराना के इलेक्शन हुए थे, मैं थोड़ा सा पस मंजर में इसके ले जाना चाहता हूं आजम। कैराना के इलेक्शन हुए जहां पर मुसलमान और जाट वोट बैंक बहुत मजबूत है। गुज़िश्ता इलेक्शंस में वहां पर बीजेपी की जीत हुई, लेकिन इस बार कैराना का जो बाय इलेक्शन हुआ उसमें वहां पे आरएलडी ने जो है वो फतेह हासिल की है, और जबकि कैंडिडेट जो थी वो समाजवादी की थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी को यह खतरा महसूस हुआ कि कहीं जाट वोट बैंक उनसे खिसक सकता है। इसलिए देखा जाए, देखिए सुरेश राणा जो है उनको गन्ना मंत्री है इस वक्त, इससे पहले संजीव बालियान उनको भी मिनिस्टर बनाया गया था, तो यहां से रिप्रेजेंटेशन भी दिया गया है वेस्ट यूपी से। और जब 2019 के अब इलेक्शन बिल्कुल दहलीज पर है, तो इसके पहले ये एक फिरका वाराना फिर से कहीं ना कहीं एक कोशिश की जा रही है। इस पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि तस्वीर बिल्कुल साफ है कि अगर आप गैर जानिबदाराना जो है कार्रवाई करते हैं या उसकी तरफ पेशरफ्त करते हैं, तो दोनों तरफ के मामलों को जो है उस पर समाअत होनी चाहिए थी, उन मामलों को भी पेश नजर रखना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जो 38 मामले हैं जिसमें जो 100 मुल्जिमीन हैं उनके केस वापस लिए जा रहे हैं, उनके ऊपर बहुत संगीन इल्जाम है। हालांकि ये कहा जा रहा है उसमें से 13 मामले जो है कत्ल और 11 मामले जो ये 500 मामले दर्ज किए गए थे, उसमें से जिन मामलों को 38 को लेकर कहा जा रहा है उसमें यह कहा जा रहा है कि इसमें कोई संगीन मामला नहीं है, लेकिन फिरकावाराना तशद्दुद का मामला है, आगजनी करने का मामला है, डकैती का मामला है। तो ये धाराएं कोई बहुत कमजोर तो होती नहीं है, ये मामले कोई बहुत कमजोर तो है नहीं। और फिर सीआरपीसी 321 का हवाला देकर यह कहा जा रहा है कि इसमें जो है स्टेट गवर्नमेंट को यह हासिल है कि वो इस तरह के मामले वापस ले ले जो कि सियासत की बुनियाद पर दर्ज कराए गए, लेकिन इसमें बहुत से मामले खुद पुलिस ने दर्ज कराए हैं। जो स्पेशल टीम इन्वेस्टिगेट कर रही थी उसने बहुत से मामले दर्ज कराए हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की जरूर आजम कोशिश है इलेक्शन से पहले कि वेस्ट यूपी में फिर से अपने वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी ये कोशिश अंजाम दे रही है, और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि अभी डिफेंड कर रहे थे बीजेपी के जो नुमाइंदे थे यहाँ पर, बिल्कुल कमर अली भी है मौजूद। कमर अली से पूछ सकते हैं। कमर अली, 3-4 बड़े लीडर हैं, बड़े नाम है जो इसमें मुलविस हैं, चाहे सुरेश राणा है, बलियान है, संगीत सोम है, एक और नाम है उमेश मलिक का। सीधे तौर पर यह लग रहा है कि बीजेपी इनको बचाने की कोशिश कर रही है, आपकी सरकार इनको बचाने की कोशिश कर रही है। आजम भाई, मैंने पहले भी कहा, फिर आपको उस बात को दोहरा दूं, हमारी सरकार जब किसी के साथ कहीं भी कोई गलत होगा तो अगर वो बताएगा कि हम उस समय नहीं थे, हम उसमें हमारा गलत नाम पुलिस ने लिया है या हमारा गलत नाम लिखा है, तो एक जांच होती है, एक तफ्तीश होती है, उसके अंदर बिल्कुल ये बात, क्योंकि जो एसआई होता है, जो भी आईओ होता है, उसका जो भी सीओ होगा, तो वो बताता है कि भाई ये लोग थे या लोग नहीं थे, जांच होती है, फिर उसके गवाह होते हैं, तो एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, उसके तहत जो है सारी चीजें होती हैं। तो प्रक्रिया मुकम्मल कीजिए ना, राजनीतिक उससे पहले क्यों बरी कर रहे हैं? प्रक्रिया मुकम्मल होने दीजिए। नहीं, राजनीतिक अगर राजनीतिक कोई कारण अगर है उसके अंदर, तो हमारी सरकार को बिल्कुल उसकी बात को सुनने का हक है। अगर राजनीतिक कारण से वो उनकी नाकामियां थी, सापा सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए उन्होंने दोनों कौम का नुकसान किया, ये बात समझिए। हमारी सरकार हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं करती, हमारी हुकूमत सबके साथ सबके। तकरीबन 60 लोग मारे गए, उनको इंसाफ कैसे मिलेगा? फिर इंसाफ उनको कैसे मिलेगा? जी नहीं, बिल्कुल मुजफ्फरनगर में जो 60 लोग मारे गए, कई हजार लोगों ने अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगह मुंतकिल हो गए, शिफ्ट हो गए, उनको इंसाफ क्या आपकी सरकार उनको इंसाफ दिलाएगी? मेरी आजम भाई, बुलंदशहर में, जी बिल्कुल जी बोलिए आजम भाई, 560 लोग बुलंदशहर के जो हापुड़ पे
से लगे हुए रहते थे, हमारी सरकार ने उनकी घर वापसी कराई। वो मुस्लिम परिवार थे 560 लोग। अगर मैं ये गलत कह रहा हूं, सवाल ही नहीं उठता, मैं आप जांच करा ले। 560 लोग हमारी सरकार में वापस हुए हैं, परिवार वापस हुए हैं, तो उनको भी तो आपको दिखाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि आज मुसलमान महफूज पहुंचाए वहां पे, जो सापा सरकार 5 साल में उनको महफूज नहीं पहुंचा पाई थी। हमने महफूज पहुंचाया है, हमने हिंदू मुसलमान भाई का चारा कायम किया है। आप बताइए उनकी हुकूमत ने क्या किया था? उनकी हुकूमत ने दंगा कराया, उनकी हुकूमत ने राजनीतिक तरीके से मुकदमे दर्ज कराए, उन्होंने जान और माल दोनों का नुकसान कराया, उसको लाशों पर बैठ के डांस देखा। आपने, मेरी हुकूमत ने अगर 560 परिवारों को, अगर मुसलमानों को वहां वापसी कराई है, घर बसाया है, हिंदू भाईचारा, अगर आज हिंदू मुसलमान भाईचारा कायम हो गया, तो आपको इसका जिक्र भी करना चाहिए मेरे भाई। क्योंकि अगर मुसलमान अपने घर वापस पहुंचा है तो क्या इसका जिक्र नहीं करेंगे मेरे भाई आप? अगर वो नुकसान हुआ, बिल्कुल नुकसान हुआ, तो क्या उस समय की हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं थी, उसके जो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं थी, उनको इस्तीफा देना चाहिए था कि मैं हिफाजत नहीं कर पाया हूं दोनों लोगों की, और हिफाजत नहीं कर पाया इसलिए इस्तीफा देता हूं। नहीं, आपने बुलंदशहर का जिक्र किया, तो क्या जी बिल्कुल, क्या मुजफ्फरनगर से भी जो लोग पलायन कर गए हैं, शिफ्ट कर गए, क्या उनको भी बसाने की कोशिश करेगी बीजेपी? जी नहीं, बिल्कुल। देखिए 560 परिवारों को जो नहीं, आप बुलंदशहर का जिक्र कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस वक्त मुजफ्फरनगर की। सॉरी, अपने संवाददाता भेज दे जी। बुलंदशहर के हापुड़ में बसे हुए थे वो लोग जो मुजफ्फरनगर दंगा हुआ है, हमारी सरकार ने उनकी घर वापसी कराई, उनको घर वापस कराया है, वो वहां रह रहे हैं। आज गांव में हिंदू मुसलमान भाईचारा कायम हो गया है आपस में। ये एक खूबसूरत नजारा है जो हमारी सरकार ने किया है बगैर भेदभाव के, इसको भी तो दिखाना चाहिए आजम। बिल्कुल, हमारे साथ तंजीर, हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, पूरे इलाके का दौरा करते हैं। तंजीर, कमर अली जिस तरह की बात कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता का नजारा यहां पर मुजफ्फरनगर इलाके में देखने को मिल रहा है, आप लगातार इन इलाकों का दौरा करते रहे, क्या वाकई कमर अली की बात में दम है? देखिए, ये 2017 से जब से बीजेपी हुकूमत आई है इस सूबे में, उसके बाद की बात कर रहे हैं ये। लेकिन ये घर वापसी का जो सिलसिला है, घर वापसी से हालांकि कहना गलत है, एक तरह से जो वहाँ के लोग थे, जो वहाँ से नकले मकानी करके निकले थे या फिर फसाद में मुतासिर हुए थे और दूसरी जगह जाके खाना बदोश की जिंदगी गुजारने को मजबूर हुए थे कैंप्स में, वो काफी वक्त तक कैंप्स में रहे। लेकिन उसके बाद यहाँ पे एक सिलसिला जो है वो हिंदू और मुसलमान दोनों ने शुरू किया, और ये गांव की जो पंचायतें हैं उन्होंने एक पेशरफ्त की, समाजी तंजीमों ने भी एक पेशरफ्त की। ये 2017 से पहले ही चीजें शुरू हो गई थी। 2015 से सिलसिला ये शुरू हुआ था, और उसमें काफी गांव, यहाँ जो बिजनौर है, बागपत है, शामली है, मुजफ्फरनगर के कई गांव ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम जहां से जो है बाहर गए थे फसाद के वक्त में, और फिर वो वापस गए, वहां पे बसे हैं लोग। तो ये पेशरफ्त वहां से उस वक्त से शुरू की गई थी, और ये सिलसिला जो है 2017 के बाद भी जारी रहा। अब ये इस चीज का क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन यह सिलसिला समाजी तंजीमों की कोशिशों से शुरू हुआ। और एक बात मैं और बता दूं कि जब जाट वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक, जिसकी आरएलडी सियासत करती थी वेस्ट यूपी में, और जो सीटें वो यहां से जीतती थी वोट बैंक से, उसका जब उसमें सेंध लगी और वो एक भी सीट नहीं गुज़िश्ता इलेक्शंस में जीत पाए हैं और उनको बड़ा नुकसान हुआ, तो उन्होंने ये कोशिश आरएलडी ने भी बहुत जबरदस्त तरीके से की। अजीत सिंह लगातार गांवों में जाके दौरे करते रहे और वहां पड़े रहे, मुसलमानों से, हिंदू तंजीमों से, जो गांव के जिम्मेदार लोग थे उनसे बात करते रहे। तो अकेला क्रेडिट ये जो है अगर बीजेपी लेना चाह रही है तो 2017 के बाद से ये कह सकते हैं कि हमारी सरकार आई है तो उसके बाद से लोग वहां पर बसना शुरू हुए हैं। लेकिन ये हालात बनाने की कोशिश बहुत पहले से समाजी तंजीमों ने, इसमें जमीयत उलमा का भी एक किरदार रहा है। हालांकि उन्होंने कॉलोनीज जो है वो कायम की वहां पे, अलग जो लोग नहीं जाना चाहते थे गांव में डर की वजह से, जहां पे बिल्कुल बोलिए कमर साहब, इस पे कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। तंजीर, एक बार आपको रोकना चाहूंगा, बोलिए कमर अली साहब। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बहुत, जी 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 आजम भाई बहुत अच्छी बात कही, बिल्कुल। लेकिन तारीख को सही कर ले, हमारी सरकार ने बिल्कुल बिल्कुल पहल करी। बिल्कुल मैं कहता हूं मदनी साहब ने भी पहल करी, बिल्कुल सारे लोगों ने पहल करी। बिल्कुल मैं उनका नाम लेके आपके चैनल पे कह रहा हूं, बिल्कुल उन्होंने पहल करी। और जो उन्होंने पहल करी उसके हम आप समझ लीजिए जनता की तरफ से, आवाम की तरफ से हम उनके उस प्रस्ताव को बहुत ही खैर मकदम करते हैं। उन्होंने बिल्कुल प्रयास किया है, हिंदू मुसलमान भाइयों दोनों ने प्रयास किया। और प्रयास करने के बाद, लेकिन मेरे भाई सापा सरकार में वापसी नहीं हुई है, वापसी 17 के बाद चालू हुई है। इसको आप देख ले और चेक कर ले। मैं अगर गलत कह रहा हूं, मैं क्यों गलत कहूंगा? मैं तो मदनी साहब की बात मान रहा हूं, आपके चैनल में बैठ के मैं कह रहा हूं, मैं तो सबकी बात मान रहा हूं ना। अगर आपने अजीत सिंह साहब का नाम लिया तो अजीत सिंह साहब की क्या रूपरेखा रही मुसलमानों के मामले में, आप ये बता दें मेरे भाई, क्या रूपरेखा रही उनकी? देखिए मुसलमानों को ठगा गया है, मुसलमानों को बराबर ठगा जा रहा है।
आप ये बताइए कि मुसलमानों को ठगने का सिलसिला बराबर जारी रहा है, और इतना जारी रहा, मैं बता दूं 2011 में श्री अखिलेश यादव जी प्रदेश अध्यक्ष थे समाजवादी पार्टी के। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में यह लिखा था कि कांग्रेस द्वारा जो मुसलमान फंसाए गए हैं निर्दोष, उनकी पैरवी सरकार करेगी, ये उनके घोषणा पत्र में है। दूसरा उन्होंने लफ्ज ये कहा था कि अगर हमारी सरकार सूबे में बनेगी उत्तर प्रदेश में तो मुस्लिम को 12% आरक्षण देंगे। क्या आप बताइए, दो बातें कहने के बाद आप बताइए तंजीम भाई, आप पत्रकार हैं, तारिक कमर भाई भी अच्छे संवाददाता हैं, मैं इज्जत करता हूं आप सबकी, बिल्कुल क्या वो चीजें अमल में आई? तारिक कमर अली साहब ने जो कहा, क्या उस पर आपको जवाब देना चाहेंगे? एक सवाल आपसे तारिक ये भी करना चाहूंगा कि कई बड़े लीडर हैं मुजफ्फरनगर में जिनका नाम है, बीजेपी के लीडर हैं, क्या उनको बचाना चाहती है सरकार, क्या बीजेपी उसको बचाना चाहती है और एक और मुजफ्फरनगर तैयार करने की कोशिश में है? देखिए, एक बात, बुनियादी बात यह है कि कमर साहब बैठे हुए हैं, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ना इनके पास आंकड़े दुरुस्त हैं, न इन्हें मुकम्मल मालूमात है, सिर्फ एक पार्टी की नुमाइंदगी और तर्जुमानी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, अपनी पार्टी को सेव कर रहे हैं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं ये इनकी आवाज जो है वो इनके अपने जमीर के खिलाफ भी है। देखिए, 2400 परिवार थे जिनको वापसी के 560, ये भी आंकड़े इनके पास दुरुस्त नहीं है, ये लेके चलेगा टाल। दूसरी बात यह है कि कितने लोग अभी तक ऐसे हैं जिनको मुआवजा नहीं मिला है, कितने लोग अभी तक ऐसे हैं जिनकी घर वापसी मुमकिन नहीं हुई है, और आज भी बीजेपी के किसी बुनियाद पर एक कुछ तकनीकी खराबी है तारिक, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। कमर अली साहब आपके पास फिर से एक बार आना चाहेंगे। 1984 अचानक क्यों याद आया? जी, आजम भाई, मैं तारिक भाई की बात का जवाब दे दूं जो मैंने सुन लिया। 2400 परिवार, बिल्कुल उन्होंने बात सही कही। मैं इस बात को मानता हूं कि कितना बड़ा 2400 परिवार बिल्कुल गए थे, लेकिन 560 परिवार हमने वापसी कराई है, और बराबर हमारी कोशिश ये है कि जो लोग और हैं बचे हैं उनको भी हम पहुंचा सके। हमने एक शुरुआत करी, मैं उनके आंकड़े को गलत नहीं कहता हूं। जी जी, हम राजनीतिक पार्टी से आते हैं, हम भी तो एक इंसान है, हम भी एक तबके से ताल्लुक रखते हैं, हम एक पार्टी के नुमाइंदे हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, बेशक हो सकते हैं। हर पार्टी अपनी अपनी पार्टी का बचाव करती है, लेकिन हमारी पार्टी सबके साथ सबके विकास के एजेंडे पर आपने कहा 2400 मैंने मान लिया, नहीं आपने, लेकिन उन 500 उनको भी तो सजा दिलवाइए। आजम भाई, जिम्मेदार कौन है, उसको सजा तो दिलवाइए आप। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक सजा मिलेगी, बिल्कुल। 560 आजम भाई, 560 लोगों ने जो अगर आज वापसी हुई है, जो अपने घर गांव आए हैं, अगर 2400 लोगों में से मान लिए तो उनका भी एक जिक्र करना चाहिए। मैं तो आपकी बात मान रहा हूं, मैं कहां मना कर रहा हूं आपकी बात को। ये तो सापा सरकार को सोचना चाहिए कि 2400 लोगों को पलायन हुआ, उनकी सरकार में सुरक्षा नहीं दे पाए। 24 कितनी बड़ी तादाद, आप अंदाजा लगाइए, क्यों नहीं दे पाए उनको सुरक्षा? जो उनका काम था, उनकी जिम्मेदारी थी, मुसलमान वोट लेके आए थे, 18% वोट मुसलमानों का लेके आए थे, 7% उनकी बिरादरी है उत्तर प्रदेश में, 7% बिरादरी। आप सोचिए, जिनके मुखिया मुख्यमंत्री थे, और हम 18% थे। 18% राज करने का वोट लेने के बाद हमारा जो है आज 24,000 परिवार हमारे बेघर कर दिए उन्होंने। क्यों बेघर कर दिए? क्या शर्म नहीं आती उनको, हमारी आवाम को परेशान, हमारी कौम को परेशान करके? ठीक है, मैं पार्टी का किसी कार्यकर्ता हूं, मैं वर्कर हूं, ठीक है, लेकिन आप बताइए क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि 2400 परिवार उजड़ गए? अगर 560 परिवार अगर हमने वहां बसाए हैं तो इसको भी तो क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। उनको जो 2400 उन्होंने बेघर किए उन्होंने, तो क्या उनकी बात नहीं होना चाहिए? आजम भाई, मैं तो बात उनकी सुन रहा हूं, मैं मना कर रहा हूं। क्रेडिट आप लीजिए, उस पर किसी को इनकार नहीं है, लेकिन जो मुजरिम है, जो मुलजिम है, उनके खिलाफ एक्शन लीजिए। आप उनको बरी क्यों करवाना चाहते हैं, केस क्यों वापस लेना चाह रहे हैं? सवाल इस पर है। नहीं, देखिए, नामजद है, बाकायदा उनके वीडियो तक मौजूद है, उनकी जो स्पीच है, उनकी तकरीरें हैं जो भड़काए गए थे वो तक मौजूद है, सोशल मीडिया पर आप देख लीजिए, पूरी चीजें मौजूद हैं। जी आजम भाई, एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक रिपोर्ट मांगी है कि उसमें रिपोर्ट जो मांगी है उसमें तो उन्होंने पूछा है कि भाई इसमें ये मामला, तो उन्होंने अपनी बात को रखा है। डीएम से ही एक तरीका होता है, जो डीएम होता है वो शासन का प्रतिनिधि होता है, बिल्कुल वो शासन का प्रतिनिधि होता है। सवाल नियत पर ही उठ रहा है, ऐसा सवाल क्यों डीएम से एक तरीका है, वो डीएम एसएसपी से मांगता है, वापस लिया जाए। जी, सवाल नियत पर ही उठ रहा है। नहीं, देखिए, कोई आप अपनी, आजम भाई आप भी, अगर मैं भी मुख्यमंत्री के पास जाऊंगा या कोई, आप समझ लीजिए कोई भी जाएगा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी है उसकी बात को सुनना, उस जो शासन का प्रतिनिधि जिलाधिकारी होता है उससे रिपोर्ट जरूर मांगी जाएगी। और अगर सरकार ने रिपोर्ट मांगी है, किसी ने अपनी बात कही है, तो उस बात को आने तो दीजिए, उस बात को आने दीजिए, उसको सच्चाई को सामने आने तो दीजिए। आप लोग पहले ही उस बात को बनाए दे रहे हैं।
आप उसका जिक्र नहीं करते। 119 केस हैं पूरे रियासत में, पूरे उत्तर प्रदेश से 119 केसों को वापस लेने की बात कही गई है जी, और जिसमें पूरे केसेस में सिर्फ मुस्लिम को ही बरी करने की बात कही गई, नॉन मुस्लिम को ही बरी करने की बात की गई जो हिंदू तंजीमों से जुड़े लोग हैं। नहीं, देखिए बिल्कुल मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, बिल्कुल अपनी पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूं, हमारी पार्टी कोई भेदभाव नहीं करती है। भेदभाव तो वो करते थे जिन्होंने 18% हमारा वोट लिया और 7% जो थे वो सीएम बन के बैठे, उन्होंने राज किया, छत्र राज किया। और पीसीएस में भी उन्होंने जो था इतनी बेईमानी करी कि एक जाति जो 18% आपने वोट लिया था, उस 18% वोट आप लेने के बाद जो था आपने क्या जो आपने पीसीएस में बेईमानी करी थी, क्या मुसलमानों को आप नहीं रख सकते थे? 18% वोट लेने के बाद जिसमें आपने पीसीएस में बेईमानी करी, क्या उसमें मुसलमान को आपने रखा? नहीं रखा, क्योंकि आप जानते हैं ये मुसलमान कहां जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का आप डर दिखाते हैं, उनको डर दिखाते हैं, 18% वोट को आप हासिल करते हैं। यह गलत तरीका है। आप किसी जो कौम पहले कांग्रेस ने हमारी पिछाड़ दी है, पिछड़ी हुई है, एक सच्चर कमेटी कांग्रेस ने बनाई और सच्चर कमेटी बनाने के बाद कांग्रेस ने ये कहा 1984 बार छूट जा रहा। कमर अली साहब, मैंने आपसे सवाल किया था 1984 इस वक्त क्यों, क्या प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में सरगर्म हुई हैं? क्या बीजेपी के अंदर डर है, इस वजह से 1984 को दोबारा लाकर खड़ा किया गया है? आजम भाई उस मैं आपकी बात का बिल्कुल जवाब दे लूंगा। एक सच्चर कमेटी बनाई थी कांग्रेस ने, उसमें यह दर्शाया गया था सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कि 60 सालों में लगभग मुसलमानों की स्थिति जो हुई है दलित से बदतर है, दलित से बदतर है। आप सोचिए उस रिपोर्ट में कांग्रेस ने क्या मुसलमानों की बेइज्जती के लिए वो रिपोर्ट बनाई थी? आप बताइए मुसलमानों को कांग्रेस ने कहां पहुंचाया? ठीक है, वो रिपोर्ट आप नाफिज कर लीजिए। बुरी पोजीशन में पहुंचाया रिपोर्ट, आप रिपोर्ट अपनी पार्टी से बोलिए नाफिज करें। अगर नहीं, बिल्कुल मेरा देखिए आज तो आप नाफिज करवाइए। बिल्कुल मैं बोल रहा हूं, मेरी पार्टी से पार्टी कर रही है। और ये आजम भाई अल्लाह का शुक्र है जितने आईएएस सबके लिए चुन के आए हैं, जो चुन के आ रहे हैं। आप इतिहास उठा के दिखा दिए कांग्रेस के टाइम पे चुन के आईएएस आए हो। मैं राजनीति छोड़ दूंगा आपके मन से। बिल्कुल वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। कमर साहब एक आखिरी सवाल बहुत जल्दी, 1984 मामला क्यों उठाया गया? क्या प्रियंका गांधी जिस तरह से सरगर्म हुई है उसको मद्देनजर रखते हुए लिया गया है फैसला? बहुत 2 लाइन में, वक्त की कमी है। देखिए हमेशा कमेटियां, बिल्कुल माननीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी से आपने देखा होगा, लोगों ने मांग करी थी, उन्होंने भी एक कमेटी गठित करी थी जब सरकार बनी है। उसके बाद आज उत्तर प्रदेश में मांग करी गई उनसे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार है ये कि माननीय मुख्यमंत्री जनता के आवाम की बात को सुने और आवाम की बात को सुन के कमेटी गठित करे। वो अतुल जी बहुत ईमानदार अफसर, मैं व्यक्तिगत उनको जानता हूं, बहुत अच्छे अफसर हैं वो। बिल्कुल जो रिपोर्ट होगी बिल्कुल आने दीजिए, उस पर राजनीति से इसको मत जोड़िए किसी को। मेरे भाई किसी इंसान को अगर इंसाफ मिल रहा है, इंसान की बात बिल्कुल राजनीति से नहीं जोड़ रहे, लेकिन टाइमिंग पर सवाल आपके उठ रहा है, आपकी पार्टी का जो फैसला है उसके टाइमिंग पर सवाल उठ रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक कमर लखनऊ से, कमर अली साहब बीजेपी के लीडर हैं, वो भी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े थे। तंजीर मेरठ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया।